हेलो क्लास 9। आने वाला है एसएसटी का फाइनल एग्जाम और अभी तक नहीं किया है ये चैप्टर तैयार, तो भाई बिल्कुल सही जगह आए हो आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर से एक नहीं दो नहीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर का होने वाला है वन शॉट। और एक बात की गारंटी है भाई, अगर इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपका ये चैप्टर बन जाएगा सबसे फेवरेट। चलो भाई जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और स्टार्ट करते हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संचित हुडिया, आपकी एसएसटी का साथी, और ले आया हूं एक बढ़िया सा एपिसोड 9th क्लास के लिए, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर वन से। वर्ल्ड वॉर वन जो कि हुई थी 1914 से 18 में। और ये चैप्टर बेसिकली बेटा जर्मनी से बिलोंग करता है, तो हम लोग जर्मनी के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। तो जर्मनी ने ये लड़ाई लड़ी थी अलोंग साइड ऑस्ट्रियन एम्पायर, और अगेंस्ट किसके लड़ी थी? एलाइज के। एलाइज में थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। लेकिन ये जो अलाइज थी, जिनको अलाइड पावर्स भी कहा जाता है, इनकी पावर और स्ट्रेंथन हो गई थी और मजबूत हो गए थे ये, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने एंट्री मारी इस वर्ल्ड वॉर वन में 1917 के अंदर और हरा दिया जर्मनी को। और जर्मनी के साथ जो पावर्स थी उनको कंबाइंड कहा जाता था सेंट्रल पावर्स। और ये वॉर नवंबर 1918 में खत्म हुई और जर्मनी हार गया। भाई जर्मनी के हारने के बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब जर्मनी में राजा थे वो वहां से चले जाते हैं और एक नई सरकार की शुरुआत होती है, जो कि हम जानते हैं वेमार रिपब्लिक के नाम से। वेमार एक जगह का नाम है और रिपब्लिक होती है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हुआ क्या, बेसिकली नेशनल असेंबली जो थी जर्मनी के अंदर, उन्होंने एक मीटिंग करी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की वेमार के अंदर। वहां पर डिप्यूटीज को इलेक्ट किया गया जर्मन पार्लियामेंट के लिए, और जर्मन पार्लियामेंट को कहा जाता है राइक्सटैग। एमसीक्यू आता है बेटा, ध्यान से इस नाम को याद रखना। और यहाँ पर इक्वल यूनिवर्सल वोट्स कास्ट हुए, जो कि सब एडल्ट जो वहां के जर्मनी से बिलोंग करते थे उन्होंने किए, और जर्मन नेशनल असेंबली वेमार में बन गई। इसको कहा जाता है वेमार रिपब्लिक। लेकिन भाई ये आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो उसके बाद दोनों पावर्स जो हार जाती है और जीत जाती है, उसमें साइन होती है एक ट्रीटी। ट्रीटी एक तरह का अग्रीमेंट होता है। ये ट्रीटी साइन हुई थी वर्सेल्स के अंदर, और कुछ ऐसी दिखती थी ये ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, नवंबर 19 की वॉर खत्म होने के बाद। लेकिन इस ट्रीटी ने जर्मनी को हर तरीके से तोड़ दिया था, क्योंकि इसमें भाई बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि जर्मनी के लिए हार्श, ह्यूमिलेटिंग होने वाली है। उनके ऊपर फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इतना बुरा पड़ने वाला है कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। और यही कहीं ना कहीं एक कारण बनेगा अगली वॉर, वर्ल्ड वॉर टू का। देखते हैं और जानते हैं कि कैसे और क्या हुआ था। तो भाई इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को इतना हार्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी की सारी ओवरसीज कॉलोनीज जो थी वो जर्मनी अब खो चुका था। उसकी 1/10 पॉपुलेशन भी चली गई थी। ठीक है बेटा, ये 5 मार्कर आता है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर 5 पॉइंट के अंदर विद प्रॉपर हेडिंग, ठीक है, आपको पॉइंटर्स दे रखे हैं। और ऐसी वीडियो बेटा कहीं भी नहीं मिलने वाली। ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारा, लॉस ऑफ लैंड। ऐसे हेडिंग बनाओगे ना, इंटरेस्टिंग बन जाएगा आपका आंसर। जर्मनी का 13% लैंड एंड उसके लार्ज पोर्शन ऑफ कोल एंड आयरन प्रोडक्शन भी उसके हाथ से चली गई थी। अलाइड पावर्स ने उनको डीमिलिटराइज कर दिया था ताकि उनकी पावर वीक हो जाए, कमजोर हो जाएंगे। और भाई ये आ गया सबसे खतरनाक पॉइंट कि वॉर गिल्ट क्लॉज, मतलब कि जर्मनी को अलाइड पावर ने ब्लेम कर दिया कि भाई तुम्हारी वजह से हुई है ये वॉर और तुम्हारी वजह से हुआ है सारा नुकसान। अब उनको 6 बिलियन पाउंड का देना था भाई कंपेंसेशन। और आखिरी पॉइंट, अलाइड आर्मीज ने एक रिसोर्स रिच, जो कि भाई अच्छे रिसोर्सेज वाली जगह थी जर्मनी में, जिसका नाम था राइनलैंड, वो भी उनसे छीन लिया था। ये थे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के हार्श ह्यूमिलेटिंग फीचर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 5 मार्क में आ सकता है। स्क्रीनशॉट लेके यहीं से लर्न कर लेना विद प्रॉपर हेडिंग। तो भाई क्या इसमें वेमार रिपब्लिक की कोई गलती थी? वेमार रिपब्लिक जो कि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही बना है, क्योंकि इंपीरियल जर्मनी हार चुका है और वहां से जा चुकी है। तो इंपीरियल जर्मनी के हारने के बाद वेमार रिपब्लिक ने जर्मनी की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जर्मनी को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन इतनी हार्श ट्रीटी के साथ में वहां के जो लोग हैं, जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट हैं, उन लोगों को जो वेमार को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स आते हैं, उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए उनको नवंबर क्रिमिनल्स बोल रहे हैं। क्या ये सही था?
यहाँ पर लिखा जाता है कि जर्मन की वेमार रिपब्लिक सिर्फ इन्फेंट है और उसको मॉकिंगली नवंबर क्रिमिनल्स कहा जा रहा है, और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिए। लेकिन भाई वेमार रिपब्लिक ने भी जवाब दिया इस चीज का, और कैसे दिया जानते हैं। तो वेमार रिपब्लिक ने जो अपराइजिंग हो रही थी उसको क्रश कर दिया विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वॉर अभी अभी खत्म हुई है, उसके जो लोग थे, उसके जो सोल्जर थे, उनकी मदद से उस अपराइजिंग को क्रश कर दिया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फ्री कॉर्प्स। लेकिन क्या इससे अपराइजिंग बंद हो गई? नहीं। जो स्पार्टिसिस्ट एंगुश मतलब गुस्से में थे, उन्होंने एक नई पॉलिटिकल पार्टी ही बना दी जिसका नाम था भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। लेकिन भाई क्या अब आगे कहानी सही चली या नहीं चली, जानते हैं आगे वीडियो के अंदर। और आगे के हालात भाई मैं आपको बता दूं और ज्यादा खराब होने वाले हैं। लेकिन आप लोगों के हालात अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि भाई इस वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। आगे आ गया भाई जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो भाई, एक तो 10% पॉपुलेशन गई, 13% लैंड गया, आयरन गया, कोल गया, राइन लैंड भी चला गया, और 6 बिलियन पाउंड का उनपे कंपेंसेशन भी लगा दिया गया है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो आना ही था। हुआ क्या? 1923 मतलब जैसे तैसे 4 साल बीत गए, और 1923 में जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई अब वो और कंपेंसेशन नहीं दे सकते, जिससे कि फ्रांस ने उनकी एक और जगह थी वही रूहर, RUHR, ध्यान रखना बेटा नाम, एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया था, उनकी उस जगह को फ्रांस ने ऑक्यूपाई कर लिया। जर्मनी ने रिटालिएट किया, वापसी जवाब दिया, पैसिव रेसिस्टेंस की, और क्या कर दिया जर्मनी ने? कर दी भाई सबसे बड़ी गलती। जर्मनी ने अपनी कंट्री के अंदर अपनी करेंसी की प्रिंटिंग शुरू कर दी। आप सोचोगे भाई इसमें क्या गलत है? अपनी करेंसी की प्रिंटिंग तो कोई भी कंट्री कर सकती है, उनका अधिकार है। लेकिन बेटा जब बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट हो जाती है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाते हैं, तो वो लीड करती है इन्फ्लेशन की तरफ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इतनी ज्यादा जर्मनी के अंदर करेंसी प्रिंट हो गई कि वहां की जो करेंसी थी, लोकल करेंसी जिसका नाम था मार्क, MARK, वो भाई इतनी ज्यादा प्रिंट हो गई कि लोगों को ब्रेड तक ले जाने के लिए ट्रक में करेंसी भर के ले जानी पड़ती थी। और आप देखोगे ये है भाई वो जर्मनी की मार्क करेंसी। और आप देख सकते हो बेटा 1 मिलियन का एक नोट है। हमारी कंट्री में आप देखते हो मैक्सिमम जो डिनोमिनेशन है वो 500 रुपीज की है, यहां पर 1 मिलियन, इसका मतलब 10 लाख मार्क का एक सिंगल नोट। सोच सकते हो क्या हुआ होगा जर्मनी में? जर्मनी में आ गया हाइपर इन्फ्लेशन। भाई वर्ल्ड वॉर 1 की अलाइड पावर स्ट्रेंथन तब हुई थी जब यूएसए ने एंट्री करी थी। अब जर्मनी के हालात बुरे हैं, तो दोबारा से यूएसए इंटरवीन करके जर्मनी की हेल्प कर रहा है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ प्लान व्हिच इज नोन एज डॉस प्लान। और डॉस प्लान के भाई मेन जो करता धरता है वो है ये आदमी, इन्हीं का नाम है बेटा डॉस। और डॉस प्लान इंट्रोड्यूस करके उन्होंने जो रिपेरेशन मतलब कि जो पैसा वापसी देना था 6 बिलियन, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको थोड़ा सा उन्होंने ईज कर दिया ताकि इनका फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा कम हो जाए। और ये आया 1924 में। अब एक बार टाइमलाइन पे ध्यान देना बेटा, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई 1914 में, 1914 से 1918 वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है। 1919 के अंदर वेमार रिपब्लिक ने क्रशिंग की, अपराइजिंग की, और ये सब चीजें हुई, लेकिन 4 साल उन्होंने निकाल दिए। 1923 में उन्होंने मना कर दिया कि भाई उनके पास अब और पैसा देने के लिए नहीं है। 1924 में आफ्टर हाइपर इन्फ्लेशन डॉस प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि जर्मनी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई। लेकिन भाई अमेरिकन तब तक ही मदद करेंगे जब तक उनके खुद के हालात ठीक हो। ऐसा कुछ होने वाला है जिससे अमेरिका नहीं, जर्मनी नहीं, पूरी दुनिया हिल जाएगी। और ध्यान से बेटा वीडियो में बने रहना। आगे क्या हुआ? वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गई 1929 के अंदर। इसका मतलब 1924 से 1928 का जो पीरियड है वो थोड़ा सा स्टेबल रहा जर्मनी के लिए। लेकिन 1929, और डेट भी बता देता हूं, 24 अक्टूबर को क्या हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया। इससे यूएसए तो इंपैक्ट में आता ही, यूएसए से लिंक
जर्मनी तो आएगा ही, लेकिन भाई पूरी दुनिया पे बहुत बुरा इंपैक्ट आया, और इसको कहा जाता है बेटा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो भाई दुनिया वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक सेकंड बहुत बड़े डिप्रेशन से जा रही है, जिसका नाम है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि आया था वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद। लेकिन भाई इससे एक इंसान को बहुत ज्यादा मदद मिली, जो कि इतना पावरफुल हो गया कि भाई वो बन गया दुनिया का सबसे बुरा क्रिमिनल। नाम है भाई एडोल्फ हिटलर। इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ने इस व्यक्ति को मौका दे दिया पावरफुल होने का, और वो कैसे दे दिया और क्या किया इस इंसान ने, जानते हैं। और आज आपको एक राज की बात बता देता हूं भाई, जर्मनी से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अडोल्फ हिटलर जर्मनी में पैदा ही नहीं हुए थे। तो जानते हैं भाई इस इंसान की कहानी, कि कहां से और कैसे इन्होंने शुरुआत करी दुनिया के सबसे बुरे क्रिमिनल बनने की। देखो भाई, बॉर्न इन 1889, 1889 में इनका जन्म हुआ, जर्मनी में नहीं, ऑस्ट्रिया में, जो कि जर्मनी का पड़ोसी देश है। हिटलर ने अपना यूथ पॉवर्टी में गुजारा 1919 के अंदर। भाई देखो, वर्ल्ड वॉर वन हुई थी 1914 से 1918 में। वर्ल्ड वॉर वन में भी इन्होंने जर्मन के सोल्जर की तरह पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब भाई ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स आई, तो उस ट्रीटी ने इस इंसान को थोड़ा सा बुरा फील करा दिया, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया एक स्मॉल ग्रुप जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। भाई धीरे धीरे उस ग्रुप के ये बन गए लीडर, और नाम रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और भाई ये वही पार्टी है जिस पार्टी पे आपका बेस्ड है पूरा चैप्टर। इसी पार्टी को बेटा कहा जाता है नाजी पार्टी। यही वो पार्टी है जो कि आपके इस चैप्टर की बनी है वजह। और ये रही भाई हिटलर की एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज। देख सकते हो ये इंसान इस फोटो में कितना पावरफुल दिख रहा है। यहां पर दिख रहा है भाई इसका ये सिंबल, जिसकी हम आगे करने वाले हैं बहुत सारी बातें। तो वही हुआ क्या 1928 में, 1928 बेटा दोबारा ध्यान देना, टाइमलाइन को सोचते जाना, चैप्टर बन जाएगा बहुत ही आसान। 1929 में हुआ था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। उससे पहले स्टोरी चल रही थी स्टेबिलिटी। तो नाजी पार्टी इलेक्शन लड़ी, इनको लगा हम जीत जाएंगे। 1928 में इसको मिले सिर्फ 2.6% वोट जर्मन पार्लियामेंट में, जिसका नाम है राइक्सटैग। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। 1932 होते होते इस पार्टी ने जीत लिए भाई 37% वोट। लार्जेस्ट पार्टी बन गई जर्मनी की। मतलब कि 3 सालों में इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया लोगों के मन पे, जादू कर दिया हिटलर ने, कि भाई सारे वोट ही इस तरफ आ गए। किया क्या इन्होंने, भाई इन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि तुम्हारे साथ जितना भी गलत हुआ है उसका बदला लेगा हिटलर। लोगों को नई फ्यूचर की उम्मीद जगाई, लोगों को बताया कि उनके साथ जो भी गलत हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, उनको जॉब्स दी जाएंगी, उनके साथ होगी तरक्की। और लोगों ने इन पे भरोसा भी कर लिया, और ये बन गए 1932 के इलेक्शन में लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। और उसके बाद क्या, ये जब जीत तो गए, उसके बाद भाई क्या इनका मन सच में जर्मनी के लिए कुछ अच्छा करना था, या फिर ये अपना कुछ और मोटिव लेकर आए थे। सबसे पहला इन्होंने क्या किया भाई, सबसे पहले जानते हैं इनके कुछ सिंबल्स के बारे में। सबसे पहले भाई इनका रेड बैनर होता था, जो इनका पार्टी का सिंबल साइन था वो था रेड बैनर, उस पे स्वास्तिका। ठीक है बेटा, स्वास्तिका थोड़ा सा ऐसे फोल्डेड होता था, इस साइड थोड़ा सा फ्लिप हुआ होता था। नाजी का सल्यूट, एक बहुत फेमस सल्यूट है भाई नाजी का। और रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अपलॉस, जब भी इसकी रैली होती थी लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठा होते थे, और एंड में अपलॉस करते थे, तालियां बजाते थे। ये सब उसकी पावर को दिखाते थे, और भाई ये पावरफुल बन भी गया। लोगों का मसीहा बन गए थे नाजी, हिटलर। और भाई फिर जिस चीज को नहीं होना चाहिए था वो हो गई। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे ये। इन्होंने क्या किया भाई, इस इंसान को, नाजी को, मतलब कि एडोल्फ हिटलर को, नाजी के लीडर को
ऑफर कर दी चांसलरशिप, मतलब कि हाईएस्ट पोस्ट इज ऑफ जर्मनी, और इस इंसान ने कर दिया डेमोक्रेसी को बर्बाद, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। बात है 30 जनवरी की 1933। बेटा टाइमलाइन को ध्यान देना, 1933 में आ चुके हैं हम लोग। अपनी नोटबुक निकाल के टाइमलाइन लिख लेना, 1914 से शुरुआत करना, एक एक लाइन में सारे ईयर मेंशन कर देना। प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, एमसीक्यू आता है, ऑफर किया हिटलर को चांसलरशिप। इन्होंने भी ज्यादा वेट नहीं किया, 28 फरवरी अगले ही महीने, एक महीने के अंदर अंदर जर्मन के पार्लियामेंट में लग गई एक मिस्ट्री फायर, और उस मिस्ट्री फायर ने सारे के सारे सिविल राइट्स, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गारंटी किए थे, वो हो गए स्वाहा। और भाई अब तो यहां तो फिर भी एक महीना लग गया था, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाद 3 मार्च 1933, बेटा डेट ध्यान रखना, तीसरे महीने की तीसरी तारीख, साल भी 1933, और आ गया एक बहुत फेमस इनेबलिंग एक्ट, जिसने भाई इस्टेब्लिश कर दी डिक्टेटरशिप, हिंदी में बोलूं तो बेटा तानाशाही, और ये है तानाशाह। बट बेटा ये भी गलत नहीं होती, अगर डिक्टेटरशिप लोगों की भलाई के लिए की जाए तो गलत तो वो भी नहीं है। बट देखते हैं आगे वीडियो में हिटलर ने क्या किया, और आने वाला बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्कर, बने रहना वीडियो में। भाई आगे जानते हैं वीडियो में हिटलर की फॉरेन पॉलिसी क्या थी। ये पेपर के अंदर 3 मार्कर आने वाला है बेटा, गारंटी से साइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो उसने 1933 में जैसे ही वो प्रेसिडेंट ने उसको चांसलरशिप दी, उसने लीग ऑफ नेशन एक ग्रुप था, उससे अपने आप को बाहर निकाल दिया, जर्मनी को रीऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया राइनलैंड को, जो कि भाई ऑक्यूपाई किया था अलाइड पावर्स ने। 1936 में ये हुआ। अब भाई जर्मनी जहां वो रहता है, ऑस्ट्रिया जहां वो पैदा हुआ था, दोनों के साथ उसने बना लिए 1938 में, और एक स्लोगन दे दिया है, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ये भाई ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लिए साथ में आ गया स्लोगन। एंड उसने फिर भाई एक जर्मन स्पीकिंग जगह थी सडेटनलैंड, जिसको उसने ऑक्यूपाई किया, और चेकोस्लोवाकिया जो कि वहां पर वो एरिया था, चेकोस्लोवाकिया एक और कंट्री है, उसको भाई उसने पूरा ही अपने हिस्से में ले लिया। वही ये चैप्टर एक जर्नी है वर्ल्ड वॉर 1 से वर्ल्ड वॉर 2 तक की। वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 18 में हुई थी। अब आ गया बेटा टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का। सितंबर 1939 के अंदर जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड, और लड़ाई शुरू कर दी इंग्लैंड और फ्रांस के साथ। जर्मनी और ऑस्ट्रिया साथ में ही थे, लेकिन सितंबर 1940 में एक पैक्ट साइन हुआ, ट्रिपटाइट पैक्ट, बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। तो जर्मनी, इटली भी इनकी तरफ आ गया है, और जापान भी इनकी तरफ आ गया है, ठीक है। और इन्होंने हिटलर की पावर को और बढ़ा दिया। हिटलर भाई इस टाइम पर अपनी पावर के पीक पर था, और इसने इसी पीक में, वो कहते हैं ना बेटा जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इसने खो दिया और अटैक कर दिया सोवियत यूनियन पे, भाई रशिया पे, जून 1941 में। और इसको भाई जर्मनी की या वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर कहा जाता है। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर ने भाई जर्मन का वेस्टर्न फ्रंट, क्योंकि हिटलर चला गया है अब सोवियत यूनियन पे अटैक करने, जिससे कि उसकी वेस्टर्न जो साइड थी वो फ्री हो गई, और वो भाई उन्होंने दे दी ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग के लिए। मतलब ब्रिटिश वहां से अटैक कर रहा है, और सोवियत आर्मी वैसी बहुत पावरफुल थी। तो एक तरफ उनका वेस्टर्न साइड फ्री हो गया जहां पर ब्रिटेन अटैक कर रहा है, एक तरफ वो लड़ रहे हैं रशिया से जो कि खुद बहुत पावरफुल है। इसका मतलब दोनों जगह से उनको भाई मुंह की खानी पड़ी। जापान ने अपना सपोर्ट बढ़ाया, उन्होंने यूएस पे अटैक कर दिया। भाई यूएस अभी तक लड़ाई में था ही नहीं। जापान जो कि भाई जर्मनी का साथ दे रहा था, उसने यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। तो भाई यूएस को भी मजबूरन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आना पड़ा। यूएस, आपको ध्यान होगा बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लेट आया था, यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी लेट आया था, और ये वॉर फिर से वो साइड जीत गई जिस साइड यूएस आया था, और जर्मनी फिर से हार गया। मई 1945 में जर्मनी की, हिटलर की डिफीट हुई, जब यूएस ने बॉम्ब, एटम बॉम्ब, भाई एटम बॉम्ब जिसका यूज सिर्फ दुनिया में पहली और आखिरी बार वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था, उन्होंने हिरोशिमा पे, जापान के अंदर, और नागासाकी भी एक जगह है जापान में, जहां पर 2 एटम बॉम्ब फेंके और जापान ने सरेंडर किया, और फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद
हिटलर का क्या हुआ, या हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 कराने का इतना क्या शौक था, ये जानते हैं आगे वीडियो में। अभी चैप्टर बेटा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट दो, एक भी नहीं दो बेटा 5 मार्कर आने वाले हैं इसके अंदर। भाई अब हम जानेंगे इस नाजी की आइडियोलॉजी के बारे में। यहां देख सकते हो बेटा स्वास्तिक और रेड कलर की जो फ्लैग हम बता रहे थे, रेड बैनर्स होते हैं। तो बच्चों नाजी की जो आइडियोलॉजी थी वो कहां से आई थी और क्या थी, तो भाई इसके व्यू में इसने क्या कर रखा था बेटा, एक ट्रायंगल बना रखा है, ट्रायंगल के टॉप पे बिठा रखा है नॉर्डिक आर्यंस को, और सबसे नीचे बॉटम पे है जूइश, जो कि एक रिलीजियस ग्रुप था। नॉर्डिक जर्मन आर्यन टॉप पे, जूइश लोएस्ट पे। और इसने ये जो भाई रेसिज्म कर रहा है, ये वाली थिंकिंग कहां से बोरो की थी, इसने बेटा बोरो की थी चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे महान साइंटिस्ट से। उनका कहना ये नहीं था कि भाई लोगों को ऊपर नीचे करना, उनका कहना था कि जो फिट है वो जिएगा, दुनिया में एवोल्यूशन होता रहता है। लेकिन भाई नाजी ने, हिटलर ने उसको तोड़ मरोड़ के अपने फायदे के लिए उस आइडियोलॉजी का यूज किया। वही नाजी का आर्गुमेंट बहुत सिंपल था कि स्ट्रॉन्गेस्ट रेस ही सरवाइव करेगी, वीक वन कर जाएगी पेरिश। और इनकी नजरों में कौन है बेटा स्ट्रॉन्ग, सबसे टॉप वाले नॉर्डिक आर्यंस। और इनकी नजरों में सबसे खराब कौन है, जूइश। भाई जो नॉर्डिक आर्यन फिजिकली डिसेबल्ड थे, आर्यन होने के बाद भी फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है, ये कह रहा है तुम्हारा भी कोई काम नहीं, तुम्हारा काम देश में भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं है, मार ही दिया इन्होंने। हिटलर की एक और आइडियोलॉजी दे रखी है बेटा, जो कि जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट से रिलेट करती है। आइडियोलॉजी का नाम है लेबस नॉर्म, लिविंग स्पेस होता है इसका मतलब। पेपर में आई होगी ये 2 मार्क के अंदर, पीटीआई यूटी में दोबारा आने वाली है फाइनल एग्जाम के अंदर। ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लेना, 2 मार्क का क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी आ सकता है। भाई न्यू टेरिटरीज ऐड हुई। इनका मानना था कि बेटा जर्मनी जो कि एक अच्छा खासा देश है, अच्छे खासा साइज है, इसको और तरक्की करने के लिए और आसपास की जगह हमें चाहिए। मतलब ये इतने में भी खुश नहीं हो रहे, तो इन्होंने बोला हमें और एरिया चाहिए सेटलमेंट के लिए, जिससे कि मदर कंट्री जर्मनी का एरिया बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, नॉर्डिक आर्यंस और तरक्की करेंगे, और जूइश क्या ही बताएं। भाई आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी बात मैं कर रहा हूं स्टार्टिंग से। ठीक है बेटा साइन करवा लो, ठीक है 5 मार्कर। अगर ये नहीं आया तो बता देना। हिटलर में रहने वाले यूथ, जो बच्चे हैं जैसे तुम लोग, उनका क्या हुआ। हिटलर यूथ जर्मनी में जो रह रहे हैं, उनको क्या समझाया और क्या किया। अगले पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क करके ये रहे बेटा सारे पॉइंट। सबसे पहले बेटा सारा काम छोड़ के स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत सारे पॉइंट गिवन है, एज इट इज लिखाना सारे के सारे पॉइंट, एक क्या आधा नंबर भी नहीं कटेगा। सबसे पहले बेटा ऑल स्कूल वर क्लेंस्ड एंड प्योरिफाइड, सब स्कूलों की सफाई की। सफाई मतलब क्या, मतलब बहुत गंदे हो रखे थे। बेटा सफाई का मतलब है कि जर्मन और जूइश को साथ बैठने नहीं दिया जा रहा है। सफाई की गई कि जो जूइश बच्चे हैं वो स्कूल से चले जाएं, जो जूइश टीचर्स हैं वो स्कूल से चले जाएं, और सिर्फ जर्मन बच्चे और जर्मन टीचर्स ही रहे। ये है इनकी नजरों में सफाई। चिल्ड्रन को सेग्रीगेट कर दिया, उनको भाई गैस चैम्बर्स में, जहां पर जो कि डिसइंफेक्शन एरियाज या कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स या गैस चैम्बर्स कहीं जाते थे, जहां पर जूइश के साथ इतना भाई गलत हुआ, ऐसी मौत दी कि भाई वो हर पल मरते थे। और ये भाई जर्मन जो नॉर्डिक आर्यंस के बच्चे, इनकी क्या गलती है। इनके लिए तो भाई एक नया सब्जेक्ट बना दिया, रेशियल साइंस। भाई चिल्ड्रन को लॉयल और सबमिसिव होना सिखाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है कि हिटलर की करो पूजा और हेट करो जूइश को। अब भाई अगर आपके 8-10 साल की उम्र में आपको यही सिखाया जाएगा तो आप यही समझोगे। स्पोर्ट्स के नाम पे बॉक्सिंग कराई जा रही है, बच्चों को आयरन हर्टेड स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन बनने के लिए बोला जा रहा है, और ये स्पेशली हो रहा है बॉयज के साथ। 10 ईयर ओल्ड बॉयज को एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी स्कूल के बाद, कि भाई स्कूल के बाद भी ऐसा नहीं है कि तो खेलने जाएगा, जाना होगा जंग फोक में। 14 ईयर्स वाली एज के बाद आपको जाना होगा नाजी की यूथ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है हिटलर यूथ, जहां पर उनको वॉर सिखाई जा रही है, जहां पर उनको एग्रेशन सिखाया जा रहा है, जूइश को हेट करना सिखाया जा रहा है। और इतनी खराब ट्रेनिंग के बाद जब वो 18 साल के हो जाते थे, उनको भाई आर्मी में भर्ती कर दिया जाता था। तो 10 ईयर के लिए अलग से ग्रुप है, 10 to 14, 14 से 18 के लिए अलग से ट्रेनिंग हो रही है, और 18 के बाद आर्मी में।
और भैया ये यूथ लीग ऑफ द नाजी हम बात कर रहे हैं 1922 में बनी थी, जिसका रीनेम करके हिटलर यूथ कर दिया गया था, जो कि बेसिकली 14 ईयर्स वाले बच्चों के लिए थी। ये हुआ हिटलर में यूथ के साथ, स्पेशली बॉयज के साथ। स्क्रीनशॉट बेटा नहीं लिया तो ले लो। और अगर किसी भी टॉपिक का आप चाहते हो बेटा पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नोट्स, तो कमेंट में नीचे मैसेज कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे जिसमें भी सेम चैनल है SST विद संचित, वहां जाके मैसेज कर देना, आपको पूरे चैप्टर की PDF मिल जाएगी, पूरे सिलेबस में से किसी के लिए भी। भाई अब आ गया चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट 5 मार्कर। अगर यूथ का नहीं आया तो आपके स्कूल में आने वाला बेटा मदर्स के साथ क्या हुआ था, या वुमेन के ग्रुप के साथ में नाजी ने या हिटलर ने कैसे बिहेव किया। तो टॉपिक का नाम बेटा नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। ठीक है, और जानते हैं कुछ पॉइंट। भाई 1933 में जब हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट पास किया था, तो उसने एक लाइन बोली थी कि इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन। बट क्या ऐसा रियलिटी में था? नाजी की जर्मनी में ऑल मदर्स को ट्रीट इक्वली नहीं किया जाता। भाई ऑब्वियस सी बात है, वो जूइश की जो वुमेन है उसको क्यों ट्रीट करेगा इक्वली, जो कि जूइश को हेट करता है? वुमेन जो कि रेशियली अनडिजायरेबल थी, या चिल्ड्रन जो थे जो कि भाई जूइश से बिलोंग करते थे, स्पेशली गर्ल्स, उनको भाई वहां से निकाल दिया गया। और जो वुमेन जर्मनी से बिलोंग करती थी या फिर नॉर्डिक आर्यन के ग्रुप से थी, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। भाई उनको फेवर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है हॉस्पिटल में, उनको कंसेशन दिए जा रहे हैं, डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। भाई देखो औरतों को क्या चाहिए, डिस्काउंट दे दिया, थिएटर की टिकट पे डिस्काउंट, रेलवे के फेयर्स पे डिस्काउंट, शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट। और अगर कोई जर्मन लेडी मतलब आर्यन लेडी जूइश की ग्रुप की लेडी के साथ में किट्टी पार्टी करती हुई दिख गई, तो भाई उसके साथ ऐसा किया जाता था कि कोई और ना करे दोबारा। भाई उसका मुंह काला करके उसके गले में एक प्ले कार्ड लटका देते थे, प्लेट लटका देते जिसमें लिखा होता था आई हैव सलीट द ऑनर ऑफ नेशन, मैंने अपने देश का ईमान बेच दिया है, और बाजार में घुमाते थे। देख रहे हो भाई नाजी के टाइम पे क्या हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं करते, आर्यंस ही हो और आर्यंस के साथ ही घूम रहे हो, तो भाई अवार्ड दिए जा रहे हैं, ऑनर क्रॉसेस दिए जा रहे हैं। भाई एक वुमेन को बोला जा रहा है कि वो जितने ज्यादा आर्यन बच्चे करेगी, क्योंकि देखो भाई टेरिटरी बढ़ रही है, सोल्जर्स भी चाहिए, तो भाई नई आने वाली जनरेशन भी चाहिए। नॉर्डिक आर्यन की वुमेन को बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, अवार्ड दिए जा रहे हैं। एक ब्रॉन्ज अवार्ड दिया जा रहा है 4 बच्चों पे, सिल्वर दिया जा रहा है 6 पे, और बेटा गोल्ड 8 और 8 से ज्यादा बच्चों पे। मतलब कि हिटलर ने खुद का ओलंपिक्स बना रखा है, और ओलंपिक्स में गेम क्या है, ज्यादा बच्चे पैदा करना। ये हुआ मदरहुड के साथ में। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा यहां से, ये भी आने वाला है 5 मार्क का क्वेश्चन। यूथ और मदर वुमेन दोनों इंपॉर्टेंट है। भाई आगे आ गया एक और टॉपिक जिसका नाम है आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। जब हिटलर इतना कुछ कर रहा था, जूइश को मार रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 कर रहा है, तो दुनिया को पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि भाई ये थे ही बहुत समझदार। नाजीज ने कभी भी किल और मर्डर वर्ड यूज ही नहीं किया। मास किलिंग के लिए उन्होंने अलग अलग वर्ड रखे हुए थे ताकि उन्हीं को समझ आए। स्पेशल ट्रीटमेंट, देख रहे हो भाई जैसे इलाज कर रहे हैं लोग। फाइनल सोल्यूशन जूइश के लिए, डिसेबल्ड जो कि भाई डिसेबल्ड थे उनको भी मार रहे थे, उनके लिए अलग से प्रोग्राम था, यूथिनेशिया प्रोग्राम। सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन, जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इन्होंने बनाए थे जहां पर जाके भाई जूइश को भर के मारा करते थे ये लोग, उनको ये डिसइंफेक्शन एरियाज बोल रहे कि भाई यहां पर हम इन्फेक्शन दूर कर रहे हैं। मीडिया को केयरफुल यूज करते थे ताकि भाई नाजी का जो व्यू है वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होता जाए। विजुअल इमेजेस बनाई, फिल्म बनाई, रेडियोस बनाए, कैची स्लोगन्स बनाए, और भाई जर्मन को, जो भी जर्मन के दुश्मन थे उनको ऐसे ही दिखाया कि भाई वो सही में दुश्मन है, ताकि लोगों के दिमाग में जूइश के प्रति हेटरेड भर जाए। और भाई मूवी बना डाली एक, अब वो बैन है, लेकिन एक मूवी ही बना डाली जिसका नाम है द एटर्नल ज्यू। मान सकते हो भाई इतनी नफरत, मान सकते हो। लेकिन भाई हर चीज का एंड होता है। 1945 की मई में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने ही वाली थी, और यूएस ने जापान की हिरोशिमा पे एटम बम फेंका था अगस्त में, लेकिन भाई हिटलर, अडोल्फ हिटलर का अंत कैसे हुआ, क्या उसको
किसी जेल में सजा दे दी, या फांसी हो गई, या आज भी जिंदा है वो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हिटलर का अंत हुआ उसके खुद के द्वारा। हिटलर ने बेटा सुसाइड कर लिया था जब उसको पता लगा कि अब वो ये लड़ाई हारने वाला है और दुनिया को उसके कर्मों का पता लग जाएगा, उसके जितने भी ये जूइश के प्रति हेट्रेड है, जितना भी उसने क्राइम किया है, पता लग जाएगा। उसने अपनी फैमिली के साथ जर्मनी के बर्लिन शहर में अपने खुद के बंकर में सुसाइड कर ली। नाजी के साथ, हिटलर के साथ उसके बहुत सारे और भी उसके एसोसिएट्स थे जो कि नाजी से बिलोंग करते थे। उनके सबके लिए एक बनाई गई इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल कोर्ट, और इन कोर्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो कि नरमबर्ग में बनी थी, नाजी को उनके क्राइम्स के लिए सजा दी। जितने भी भाई लोग थे, क्योंकि उन्होंने क्राइम किसी ग्रुप के लिए नहीं किया था, उन्होंने क्राइम किया था बेटा ह्यूमैनिटी के खिलाफ। टोटल भाई 11 लीडर्स को सेंटेंस किया गया डेथ तक, और बाकी सबको इम्प्रिजन किया गया फॉर लाइफ। मतलब 11 लोगों को फांसी की सजा दी गई और बाकी लोगों को जेल सुनाया गया लाइफ टाइम। और हिटलर, जो कि सबसे मेन और बड़ा क्रिमिनल था, उसने तो खुद ही सुसाइड कर ली थी। भाई ये चैप्टर हो जाता है इसी जगह पे एंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी खत्म हुई, ये चैप्टर भी हो जाता है हमारे लिए खत्म। उम्मीद है भाई चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी चीज नहीं समझ आई होगी बेटा, पीछे जाके दोबारा देख लेना, और कोई भी चीज की क्लैरिटी के लिए बेटा दोबारा से कमेंट में कर देना मैसेज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।